Hello learners, in this video we are going to discuss about some more important questions. ओके इस तरह के वीडियोस में जनरली हम क्या करते हैं, एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो हम लगभग पूरा कर चुके हैं एसिड बेस और सॉल्ट, उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। ओके और इस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम। ओके अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5th क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप जब भी मैं आपके स्क्रीन में कोई क्वेश्चन आता तो आप इसको पॉज करिएगा और खुद से उसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और अगर नहीं बनेगा तो वीडियो को वापस से आप रिज्यूम करिएगा तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ओके तो स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन से। 5th क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, टैप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट, वाई। ओके क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टैप वाटर हो, मतलब ऐसा पानी जो नल से आता है, नल से जो पानी आता है वो जनरली कोई पानी हो सकता है, चाहे वो तालाब का पानी ले लो, चाहे नदी का पानी ले लो, चाहे समुद्र का पानी ले लो, ठीक है ना। तो ये टैप वाटर कहलाता है। तो टैप वाटर जो होता है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना चाहें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, लेकिन अगर आप वही काम डिस्टिल्ड वाटर में कराना चाहो तो नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। इसका आंसर आप खुद से सोचने की कोशिश करिए, खुद से निकालिए इसका आंसर। ओके और अगर नहीं बनता है तो वीडियो को वापस रिज्यूम करिए, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो टैप वाटर होता है उसमें डिज़ोल्व सॉल्ट, ध्यान से याद रखिएगा, इन टर्म्स को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप टर्म्स लिखेंगे तो जो चेक करने वाला रहेगा उसको पता चलेगा कि हाँ इसको बन रहा है, इसको पता है टर्म्स। डिज़ोल्व सॉल्ट प्रेजेंट होता है और कुछ मिनरल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि वो कौन से सोर्स से आ रहा है, ठीक है ना। किसी किसी एरिया में बॉक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, किसी किसी एरिया में क्लोरीन ज़्यादा पाया जाता है, तो डिपेंड करे कौन से एरिया में आता है, उस एरिया के हिसाब से उस पानी में मिनरल प्रेजेंट होंगे। ओके तो ये जो डिजोल्व सॉल्ट और मिनरल प्रेजेंट होता है वो टैप वाटर में अपने आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जो कोई भी सॉल्ट है Na2CO3, ठीक है ना, अब ये डिजोल्व फॉर्म में, लेकिन ये अपने आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे Na+ और CO3 2-, ठीक है ना। ये अपने आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और हमें अच्छे तरीके से जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आयंस की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी, जब उनमें फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे, और फ्री आयंस सिर्फ और सिर्फ टैप वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ओके अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें, डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो एक्चुअली किस तरह का वाटर होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ H2O प्रेजेंट होता है, उसमें H2O के अलावा और कोई मॉलिक्यूल या आयन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके जो वाटर होता है वो एक किस तरह कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। कोवैलेंट कंपाउंड कभी भी अपने आयंस में ब्रेक नहीं होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इस तरह के पानी में कंडक्ट नहीं हो पाती। तो सिंपल सा इसका रीज़न है कि टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ फ्री आयंस प्रेजेंट इन इट, एंड वेयर एज इन डिस्टिल्ड वाटर H2O is a covalent compound, that is why it is not able to conduct any electricity. Okay, so this was the 5th question, not 6th, it's 5th. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज ऑन योर स्क्रीन। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड वेयर एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज, गिव वन रीजन। आपको एक रीज़न बताना है कि जो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है वो कभी भी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज नहीं करता, जबकि आप अगर इसी HCl को अगर आप वाटर के फॉर्म में, मतलब लिक्विड के फॉर्म में या तो एक्वस के फॉर्म में ले तब ये करता है। ऐसा क्यों, ठीक है, इसका रीज़न आपको बताना है। तो हम ये जानते हैं कि जो एसिड होता है अगर वो अपने एक्वस फॉर्म में रहे, ध्यान से सुनिएगा, एसिड अगर अपने एक्वस फॉर्म में रहता है तब वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है। अगर वो अपने एक्वस फॉर्म में हो, याद रखिएगा, तभी वो रिलीज़ करता है जब वो एक्वस फॉर्म में। जब हम पढ़ रहे थे रोल ऑफ वाटर इन एसिडिक कैरेक्टर, हम पढ़े थे ना, तो हम जानते थे वाटर के प्रेजेंस में ही जो एसिड रहता है वो अपने एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें हम लिटमस पेपर को थोड़ा गीला करते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो गैस निकलती है तब वो लिटमस पेपर चेंज होता है दूसरे कलर में, ठीक है ना। इसका रीज़न हम समझ गए थे कि वाटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर शो कराने में, ठीक है ना। तो इसी तरह इसमें भी होता है। तो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के केस में क्या होता है कि इसमें एक भी वाटर नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, मतलब एक्वस का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन HCl जो होता है वो अपने हाइड्रोजन आयन नहीं दे पाता, ठीक है ना। इसके पास HCl तो है, इसके पास हाइड्रोजन है, लेकिन वो अभी Cl के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक हाइड्रोजन Cl को नहीं छोड़ेगा तब तक वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, और जब तक कोई एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता तब तक लिटमस पेपर रेड नहीं होगा।
इस बात को आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आप सिंपल से इसका रीज़न दे सकते हो, जैसे आपसे कोई पूछेगा कैसा क्यों होता है, तो आप बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, जब वो गैसेस फॉर्म में होता है तब वो उसके हाइड्रोजन जो है वो फ्री नहीं होते हैं, वो क्लोरीन के साथ जुड़े हुए हैं, और जब तक वो क्लोरीन के साथ जुड़े रहेंगे तब तक वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही HCl आप लिक्विड फॉर्म में ले लो, एक्वस फॉर्म में ले लो, तो वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर क्या करता है, HCl को उनके H+ में और Cl में तोड़ देता है। जब जैसे ही H+ रिलीज होता है वैसे ही लिटमस पेपर H+ को एक्सेप्ट करता है और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान रीज़न हुआ कि क्यों ऐसा होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन में कोई डाउट्स होगा अगर आपको इस क्वेश्चन से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो इसका आंसर मैं आपके स्क्रीन में शो कर दूंगी। Now next question is आपके स्क्रीन में है, नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाउ इज इट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि नेम द गैस इवॉल्व्ड, आपको बताना है कि जब HCl सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, और आपको कैसे पता चला कि ये कौन सा गैस है, ये आपको बताना है। 7th क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है ना। तो 7th क्वेश्चन में आपको सबसे पहले HCl आपने लिया, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने रिएक्ट करा दिया, ठीक है ना। अब इसमें कौन सी गैस निकल रही है आपको ये बताना है। तो इसमें कौन सी गैस निकल रही है, ये इसका रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसमें ये जो NaCl है ये एक सॉल्ट है और वाटर है, ये जो कौन सा गैस बचा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बचा, राइट। अब इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, लाइम वाटर वाला। इस गैस को अगर आप लाइम वाटर से पास कराओगे तो लाइम वाटर किस में चेंज जाएगा, मिल्की टर्न हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम पहले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना, उसमें हम देख चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब HCl सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही चीज़ होता है। वो दोनों जब भी इन रिएक्ट करते हैं तो जो गैस निकलती है उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, उस गैस को लाइम वाटर से पास कराया। जब लाइम वाटर मिल्की टर्न हो गया तब हमें पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका 7th क्वेश्चन का आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th नंबर। 8th क्वेश्चन आपके स्क्रीन में रहा, व्हाट इफेक्ट डज एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन हैव ऑन द pH ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके सामने हमने एक सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है ना, 8th नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके सामने हमने कोई कंटेनर रखा है और उसमें हमने H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, ठीक है ना, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तब जो pH होगा, ठीक है ना, pH बढ़ेगा या घटेगा, ये आपको बताना है। तो आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे pH घटता है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा वैसे वैसे pH कम होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपने किसी सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो pH क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो लोग सोचते हैं कि अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो pH भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो pH क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। जो वाटर होता है, ठीक है ना, वाटर जो रूम टेम्परेचर में एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर में उसका जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो होता है 10⁻⁻14। मतलब अगर आप कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तब उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 10⁻⁻14, ठीक है ना। और वो बराबर बढ़ता है H+ में और OH- में। ये हम एक प्योर वाटर की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ H2O प्रेजेंट हो। अगर मैं इसको बराबर बांटने की कोशिश करूँ तो ये 10⁻⁻7 इसके पास आएगा, 10⁻⁻7 इसके पास आएगा। अब मैंने बोला कि मैंने हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो अगर मैं 10⁻⁻7 को बढ़ाऊंगी तो या तो 10⁻⁻6 जाएगा या तो 10⁻⁵ आएगा, ऐसे कर करके बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप इसका pH निकालोगे तो इसका pH क्या होगा, 6 होगा। इसका pH क्या होगा, इसका 7 होगा, 5 होगा, ठीक है ना। पहले इसका pH क्या था, 7 था, लेकिन मैंने इसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो pH कितना आया, 6 आया। इसलिए जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे pH की वैल्यू घटेगी। हमने इसमें भी देखी है,
जो पीएच स्केल था हमने देखा था कि जो 7 से जो कम वैल्यू जाती है तो वो एसिडिक की तरफ बढ़ती है, ठीक है ना। तो मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और जितना ज़्यादा एसिडिक कोई सॉल्यूशन होगा उतना ज़्यादा उसका पीएच कम होगा। इस तरह से आपको उसको समझना है। ओके, दिस वॉज द 8th क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेश मिल्क हैज़ pH of 6. When it changes into curd, will its pH value increases or decreases? ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके सामने कोई मिल्क है, मान लीजिए मिल्क रखा है, ठीक है ना, ये मिल्क है, इसका pH पहले कितना है 6 है, थोड़ा सा एल्कलाइन, थोड़ा सा एसिडिक है। अगर आप इसमें, अगर ये जो पहले क्या था, ये मिल्क था, ठीक है ना, अब मिल्क क्या है, कर्ड में चेंज हो गया, मतलब दही में चेंज हो गया। तो आपको ये बताना है कि इसका pH बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको मिल्क मैन वाला जब हम क्वेश्चन सॉल्व करे तब मैंने आपको बताया था कि जो मिल्क मैन होते हैं वो क्या करते हैं, गर्मी में जनरली बेकिंग सोडा डालते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी में जो बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाती है और जो मिल्क रहता है वो धीरे धीरे कर्ड में चेंज होता है। और कर्ड में किस वजह से चेंज होता है? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और लैक्टिक एसिड एक तरह का एसिड है, ठीक है ना। तो उसी तरह हम जानते हैं जब मिल्क से कर्ड बनता है तो कर्ड में क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे कर्ड बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। अब एसिड जो है, जैसे जैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे पीएच क्या होगा, कम होगा। मैंने बताया था अभी, जैसे जैसे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा पीएच कम होगा। और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन तभी बढ़ता है जब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है ना। ये तो हम पढ़ चुके हैं, H+ मतलब एसिड और OH मतलब बेस होता है। ओके, तो अब कर्ड में क्या है, एसिड ज़्यादा है, कर्ड में लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होता है, मिल्क में लैक्टिक एसिड नहीं, लैक्टोज प्रेजेंट होता है। ओके, तो पीएच क्या होगा, पीएच ऑब्वियसली क्या होगा, घटेगा, मतलब 6 से कम होगा। ओके, सो दिस वाज 9th क्वेश्चन।